सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 25 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं छत पर अपने कमरे के बाहर खुले में कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीचे से आती हुई रोशनी से रात की स्याही छट चुकी थी। मैं मुसलसल निगत के बारे में सोच रहा था। जिस तरह उसने बातें की थीं, इससे तो यही लगता था कि या तो वो महज बातें ही हैं या फिर वो बहुत गहरी औरत है। वो कैसी थी, ये तो अब उससे ताल्लुक बढ़ने पर ही मालूम होता। ये ताल्लुक तभी बढ़ सकता था अगर वो अपने कहने के मुताबिक उन दोनों कातिलों को मेरे हवाले कर देती। लेकिन मेरे जहन में एक ही सवाल था कि उसने उन दोनों को हवाले करने का तो कह दिया, लेकिन उनके बारे में बताया नहीं। नदीम गांव वापस आते ही गायब हो गया था। मुझे इतना तो एहसास था कि वो कहीं ना कहीं मसरूफ होगा, वरना वो मेरे पास ही होता। मैं उसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। मैं इन दो कातलों के बारे में सोचना चाहता था। मैं इस मामले में जिन लोगों से राब्ते में था उनसे भी कोई बात नहीं हुई थी। जैसे ही सोचता, निगत का दावा मेरे सामने आ जाता। दरमियान में सिर्फ यही एक रात थी। सुबह तक उसका जाम मेरे सामने खुल जाने वाला था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि सीढ़ियों पर किसी के आने का एहसास हुआ। मैं उस जानिब मुतवज्जा हो गया। तभी भाभी सलमा नमूदार हुई। उसके हाथ में ट्रे थी। वो मेरे करीब आकर बोली, ये पकड़ो ज़रा, मैं अंदर से मेज़ उठा लाऊं। ओ भाभी, ये क्या किया आपने? मुझे नीचे बुला लिया होता, मैं नीचे आकर खा लेता। ये कहते ही मैं उठ गया तो वो बोली, कोई बात नहीं। मैंने सोचा यहाँ तुमसे बात भी कर लूंगी। मैं जल्दी से अंदर गया, वहां से मेज उठा लाया। भाभी ने खाना रख दिया। क्या बात करनी है भाभी? मैंने पूछा और खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारा भाई जिशान आजकल बहुत परेशान रहता है। मैं पूछती हूँ तो भी नहीं बताता। तुम पूछो तो सही, बात क्या है? मैं पूछ लूंगा। वैसे आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा नहीं? मैंने पूछा तो वो इनकार में सर हिलाते हुए बोली, मैं हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अंदाजा ही लगा सकती हूँ। चलें कोई अंदाजा ही बता दें। मैंने पूछा। मेरे ख्याल में वो घर में पड़े पड़े खुद को बेकार समझने लगा है। उसने कहा तो मैं बेसाख्ता बोला, ये तो फिर आपकी कमजोरी है। मेरी कमजोरी मतलब? उसने हैरत से पूछा। देखें, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप भाई को वो हौसला ही नहीं दे पाई। मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा तो वो सोचते हुए बोली, बात ये नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है। उसके सामने कई पहलू रखे हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा है कि तुम खेती बाड़ी कर लो, सिर्फ निगरानी कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। भाई शहर के सारे मामलात देख लेगा, मगर सुनता ही नहीं। भाभी, आप उसे कुछ दूसरी निगाह से देख रही हैं। उसके ख्वाब टूटे हैं। जब ख्वाब टूट जाए ना, तो वो नहीं जुड़ते, शीशे से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। मैंने बेख्याली में कहा तो खुद पर हैरत हुई। ये मैंने कैसे कह दिया? मेरे यूं कहने पर भाभी ने मुझे गौर से देखा और फिर सरसराते हुए लहजे में बोली, मतलब कैसे ख्वाब? मोहब्बत भी करती हो उससे और उसके ख्वाबों के बारे में भी नहीं जानती? आप उसकी बीवी कम और महबूबा ज्यादा रहो तो सब कुछ खुल जाएगा आप पर। बाकी मैं बात कर लेता हूँ भाई से, मैंने धीमे से लहजे में कहा। तो वो कई लम्हे मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उठ गई। रात गहरी होती जा रही थी। हर तरफ हू का आलम था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं छत पर था। ऊपर तारों भरा आसमान था। गांव में बरकी कुमकुमों से थोड़ी बहुत रोशनी फैली हुई थी। मैं बार बार घड़ी देखकर तंग आ चुका था। इस खामोशी में मेरा फोन बजा तो यूं लगा जैसे शोर बरपा हो गया हो। मैंने स्क्रीन पर देखा, नदीम की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव की तो वो दबे दबे जोश से बोला, निकल बाहर आ, नगो आ रही है। कहाँ पर? मैंने बेसाख्ता पूछा। कहीं तो आएगी, तू बाहर आ। उसने झुंझुलाते हुए कहा तो मैं एकदम से ठिठक गया। यूं ही एक ख्याल दिमाग में आ गया कि कहीं ये ट्रैप ना हो। ना जाने क्यों अब मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा था। अब ये हो नहीं सकता था कि मैं छत पर पड़ा रहूं। मैंने अपने दोनों पिस्टल उठाए, चादर ओढ़ी और सीढ़ियां उतरकर सहन में आ गया। मैंने अपनी जीप पहले ही फाटक से बाहर गली में खड़ी की हुई थी कि अगर रात को निकलना भी पड़े तो घर वाले डिस्टर्ब ना हो।
मैं जैसे ही फाटक की जानिब बढ़ा तभी ज़ीशान भाई की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। कहाँ जा रहे हो असद? वो बाहर नदीम ने बुलाया है। मैंने सकून से कहा तो वो बरामदे से निकलकर मेरे पास आ गया। फिर आगे बढ़कर बोला, आओ देखते हैं। आप रहो घर, मैं अभी आ जाता हूँ। मैंने उसी सकून से कहा तो वो दबे दबे गुस्से में बोला, यार ये सारी जिम्मेदारियां तेरी ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है भाई, आप जाओ अपने कमरे में, मैं देखता हूँ उसे, अभी आ जाता हूँ, फिर करते हैं बात। मैंने बड़े ठंडे अंदाज में उसे समझाते हुए कहा तो वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बढ़कर फाटक खोल दिया। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी बात मानने वाला नहीं। मैंने चुपचाप कदम बढ़ा दिए। मैं जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वो मेरे साथ बैठ गया। नदीम ने मुझे ये बताया ही नहीं था कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। मैं गलियों में से होता हुआ गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गया। अक्सर वो मुझे यहीं कहीं मिल जाता था। वही हुआ। वो सड़क के किनारे खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। मैं उसके करीब जाकर रुक गया। उसने जीप में जिशान भाई को देखा तो ठिठक गया, फिर कोई बात किए बगैर पिछली सीट पर जा बैठा। भाई ने गेयर लगाने से पहले मेरी तरफ देखकर पूछा, जाना किधर है? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे फोन का इंतजार है, मैंने कहा। यहीं इंतजार कर लें? उसने पूछा। कर लें, मैंने धीमे से कहा ही था कि फोन बज उठा। वो कॉल नग्गो ही की थी। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की तो उसने पूछा, कहाँ हो? तुम बताओ कहाँ हो? मैं गांव से बाहर आ गया हूँ, मैंने कहा। तो उसने सड़क की सिमत बताते हुए कहा, सीधे चलते आओ लेकिन फोन बंद मत करना। मैंने जिशान भाई को जीप मोड़कर चलने का इशारा किया। उसने तेजी से जीप मोड़ दी और फिर मुनासिब रफ्तार से चल पड़ा। नगो दूसरी तरफ किसी से कह रही थी कि मैं तुम्हें जिन लोगों के साथ भेज रही हूँ वो तुम्हें यहाँ से निकाल कर शहर तक पहुँचा देंगे। ये ना तुम्हें जानते हैं और ना तुम उन्हें जानते हो। मेरे खास ताल्लुक वाले लोग हैं, चुपचाप इनके साथ निकल जाना। ये मेरा तुम लोगों से वादा था, वो पूरा कर रही हूँ। अब अगर तुम चाहो तो बता सकते हो, खान की कोठी तक जाना है या फिर शहर? खान के पास नहीं जा सकते, शहर पहुंचा दें, किसी ने कहा। मेरे साथ जो तुम लोगों ने वादा किया है वो तुम दोनों को याद है ना, क्या करना है? नगो ने पूछा। बिल्कुल याद है, तुम्हारा काम करके ही यहाँ से निकलेंगे, किसी ने यकीन दिलाया। देखो, मैं फिर याद दिला रही हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद दी। इसका जिक्र कहीं नहीं होना चाहिए, खान रब नवाज के सामने भी नहीं। ये डील है जिसका तुम्हें पता है। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा काम करने के बाद फिर तुम्हारा एहसान हम पर नहीं होगा। ना हो, मुझे काम चाहिए, उसने कहा। तो वहां खामोशी छा गई। उसने मुझे समझा दिया था कि मुझे किस तरह की सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। मैंने अगले चंद लम्हों में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। दरअसल मैं इस वक्त खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरे अंदर भड़कती हुई आग एकदम से तेज हो गई थी, लेकिन जिस तरह नग्गो उन्हें घेर कर ला रही थी, ऐसे में जरूर कोई ना कोई मामला पसे मंजर में था। ये तो मैं भी समझ रहा था कि इस सारे मामले में नग्गो का नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं पूरी एहतियात रखना चाहता था। मैंने फोन खुद से मुमकिन हद तक दूर करके धीमे के कान में सरगोशी करते हुए पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? पिस्टल है, उसने तेजी से कहा। चल ठीक है, लेकिन ध्यान से, मैंने कहा और सामने देखने लगा, जहां सिवाय स्याह सड़क के और कुछ नहीं था। कोई 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे हेडलाइट्स दिखाई दी। बिलाशुबा उन्होंने भी हमारी जीप की हेडलाइट्स देख ली होंगी। इसलिए नग्गो ने पूछा, ये सामने तुम्हारी ही गाड़ी है? मुझे भी इस सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दे रही हैं। मैं रुक रही हूँ, तुम भी रुक जाओ, उसने कहा। तो मैंने जिशान भाई को रुकने का इशारा किया। वो भी हमसे कोई 8-10 गज दूर रुक गए। उसी लम्हे नग्गो की आवाज़ उभरी, ये दो बंदे हैं, आ रहे हैं। इसके साथ ही दो हट्टे कट्टे बंदे सामने की जीप से उतरे। उन्होंने चादरें ओढ़ी हुई थीं। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके पास असला ज़रूर होगा। जिस तरह उन्होंने चादरें ओढ़ी हुई थी, उनके नीचे ज़रूर गन होगी। वो मोहतात कदमों से हमारी तरफ आने लगे थे। नग्गो ने फ़ोन बंद कर दिया और अपनी गाड़ी पीछे लेने लगी। बिल्कुल उन्हीं लम्हात में एक सोच मेरे दिमाग में आ गई। मैंने होले से कहा, धीमे, नीचे उतर और सुन। बोल, उसने धीमे से कहा। इनके पास असला ज़रूर होगा, मैंने कहा। तो फिर? उसने पूछा। इन्हें यहीं दबोचना है, लेकिन मौका देखकर। ओके हो गया। ये कहते हुए वो नीचे उतर गया। मैं भी तेजी से उतरकर नीचे सड़क पर आकर खड़ा हो गया। दो ह्योले हमारे करीब आ चुके थे। उनकी सांस चढ़ी हुई थी। मेरे हाथ में पिस्टल था, जिसे मैंने मुमकिना हद तक छुपाया हुआ था।
धीमा जीप की दूसरी तरफ था, वो बिल्कुल करीब आ चुके थे। मैंने पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। पहला ज़रा सा झुककर अंदर जाकर बैठ गया, उसके साथ ही दूसरा भी अंदर जा बैठा। वो दोनों इत्मीनान से अंदर बैठ गए तो दूसरी तरफ से धीमे ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने सर अंदर करके पूछा, मैं आगे बैठूं या तुम बैठो। मैंने कहा ही था कि उसने अंदर दाखिल होने के लिए हाथ बढ़ाया और पूरी कुव्वत से पिस्टल का दस्ता अपनी तरफ वाले के सर पर दे मारा। जरा सी आवाज के साथ ही करा बुलंद हुई। इससे पहले कि मेरी तरफ वाला कुछ करता, मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डाला और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल उसके सर पर दे मारा। वो चाहते भी तो इतनी जल्दी अपनी गन या असला नहीं निकाल सकते थे। इससे पहले कि वो धीमे की तरफ वाला कुछ करता, धीमे ने दूसरा वार किया। वो सीट पर उकड़ू होकर झुक गया। इतनी देर तक मैं दूसरे के सर पर बट मार चुका था। कुछ लम्हों के बाद वो दोनों बेहोश हो चुके थे। मैं और दीमा घुसकर उनके साथ बैठ गए। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ज़ीशान भाई, जीप खेतों की तरफ ले चलो। मेरा कहना ही था कि उसने जीप भगा दी। अगले 15 मिनट के बाद हम अपने खेतों में उसी जगह पर थे जहां उन्होंने मेरे ताया जी को कत्ल किया था। बिलाशुबा नग्गो ने अपना वादा पूरा कर दिया था। मैं नहीं जानता उसने किस तरह इन्हें घेरा और घेर कर मुझ तक पहुंचाया होगा। अब ये जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं उसका नाम सामने ना आने देता। सुबह होने में बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया था। गांव की मस्जिद में अजान हो चुकी थी। वो दोनों जीप में बेहोश पड़े थे। मैंने एक को खींचकर बाहर निकाला तो वो जमीन पर गिरते ही होश में आ गया। शायद उस वक्त मेरे अंदर की नफरत ओद कर आई थी। मैंने पूरी कुवत से ठोकर उसके मुंह पर मारी। वो ऊख की आवाज के साथ जमीन पर जा रहा। मैं उसे घसीटते हुए वहां ले आया जहां उसने ताया जी को कत्ल किया था। जीप की हेडलाइट्स ऑन थी, वो मुंह के बल जमीन पर पड़ा था। जिशान और दीमे ने दूसरे को घसीटकर बाहर निकाला और इसी तरह घसीटते हुए पहले के पास ले आए। वो भी होश में आ चुका था। मैंने दोनों को सीधा किया। उन दोनों को अपनी मौत का यकीन हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल भी मज़ाहमत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में मौत का भयानक खौफ तैर रहा था। मैं उनके पास बैठ गया। वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा, ये जगह पहचानी है तुम दोनों ने? हमें माफ कर दो, हमारा कोई कसूर नहीं। हमें तो। वो कहते हुए रुक गया तो मैंने पूछा, बोलो रुक क्यों गए? वो हमारे बच्चे मार देगा, दूसरे ने रुहासा होते हुए कहा। ये खेल ही ऐसा है, तुम किसी को मारो, कोई तुम्हारे बच्चे मार देगा। ये तो मौत का खेल खेलने से पहले सोचना था ना यार। चल जल्दी खत्म कर इन्हें। नदीम ने नफरत से कहा। नहीं, मैं इन्हें एक मौका देता हूँ, बच गए तो बच गए। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा तो उनकी आंखों में हैरत उतर आई, लेकिन जबान से एक लफ्ज नहीं कह पाए। तभी मैंने कहा, देखो, अपने उसी खान रब नवाज को फोन करो, बताओ कि तुम किस हाल में हो। वो अगर तुम्हें बचा सकता है तो बचा ले, करो फोन। ये तुम क्या? एक ने हकलाते हुए पूछा। देखो, अगर वो मेरे ताया जी का कत्ल खुद कबूल कर ले तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, या वो तुम दोनों को छुड़वा कर ले जाए, ये भी कर लो। करो फोन, अपनी जान छुड़वा लो। मैंने खुद पर काबू रखते हुए कहा तो वो दोनों मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। मैं खामोश रहा तो एक ने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की। मुझे अंदाजा था कि वो कोई असला भी निकाल सकता था, इसलिए मैं इंतहाई मोहतात था। उसने अपना फ़ोन निकाल लिया और फिर नंबर पुश करने लगा। पहली कोशिश नाकाम गई, दूसरी कोशिश पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। खान रब नवाज की खुमार आलूद धीमी सी आवाज़ गूंजी तो मैंने फ़ोन पकड़कर स्पीकर ऑन कर दिया। ओए, बोल अब, दूसरी तरफ से कहा गया। साईं, हम पकड़े गए हैं, एक ने खौफजदा लहजे में कहा। तो चंद लम्हों के बाद पूछा गया, कहाँ? किसने पकड़ा है? उसी लड़के ने जिसके ताया को हमने मारा था। ओ, वहां कहाँ जा फंसे? उसने पूछा तो मुझे लगा ये नग्गो का नाम बता देगा, इसलिए मैंने फौरन फोन पकड़ते हुए कहा, खान, ये मैं हूँ और तेरे बंदों को ठीक इसी जगह ले आया हूँ जहाँ इन्होंने मेरे ताया का खून किया था। तो फिर मैं क्या करूँ? उसने इंतहाई सर्द मोहरी से पूछा। ये करो कि इन्हें आकर बचा लो, या फिर ये इकरार कर लो कि कत्ल तुमने करवाया है, तो फिर मेरा और तुम्हारा हिसाब सीधा हो जाएगा। बोलो। मैंने हकारत से पूछा तो उसने रूखे लहजे में कहा, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना इन्हें पहचानता हूँ। तुम जो चाहो इनके साथ करो, मेरा कोई वास्ता नहीं है किसी से। मतलब, इन लोगों को तुम जानते भी नहीं हो? मैंने जानबूझकर पूछा तो वो बोला, दिमाग मत खराब करो। तो सुन ले फिर, ये तो इकरार कर चुके हैं। तुम में अगर जरा सी भी गैरत है
ज़रा सी भी हिम्मत है तो बोलो, इकरार करो। मैंने गुस्से में कहा तो दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। मैंने फ़ोन उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, सुन लिया? ऐसे मरते हो तुम लोग जिसे कोई पहचानता भी नहीं। ये कहते हुए मैंने पिस्टल निकाला और उसका सेफ्टी कैच हटा दिया। तभी ज़ीशान ने तेज़ी से कहा, इन्हें मुझे मारने दो। लो, तुम मारो। मैंने पिस्टल उसे देते हुए कहा तो उसने लम्हा भर तवक्कुफ नहीं किया और उन दोनों पर मैगजीन खाली कर दिया। फायरिंग का शोर हर तरफ फैल गया था। मुझे अंदाज़ा था कि फायरिंग की आवाज़ गांव तक ज़रूर गई होगी। धीमे, तू निकल साइड पर, लोग तुम्हें ना देखें। मैंने कहा तो वो समझ गया। वो एक तरफ खेतों में चल दिया। कुछ ही देर के बाद वो निगाहों से ओझल हो गया। मैं और ज़ीशान वापस जीप में बैठे और वापसी के लिए चल दिए। किसी हद तक मेरे मन में सुकून फैल गया था। मेरी आंख खुली तो बाहर तेज धूप फैली हुई थी। मैं छत वाले कमरे से बाहर आया तो मेरी निगाह गली में पड़ी। वहां काफी लोग जमा थे। दो तीन पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी थीं। कई पुलिस वाले गली में फैले हुए थे। मुझे हैरत इस बात की थी कि अब तक मुझे जगाया क्यों नहीं गया था। मैं तेजी से नीचे आया तो सहन में धरी चारपाई पर बैठे अली रजा और वसीम खोखर पर नजर पड़ी। उनके पास अरसलान और जिशान भाई बैठे हुए थे। मुझे आता देखकर वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। मैं समझ गया कि हालात काबू में हैं और मुझे अब तक क्यों नहीं जगाया गया था। मैं उनसे बगलगीर होकर मिला और फिर धीमे लहजे में पूछा, कब आए? मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने सोचा रात बिजी रहा है बच्चा, थोड़ा आराम कर ले। अली ने हौले से कहा तो वसीम बोला, वैसे हम थोड़ी देर पहले आए हैं, बस अभी फातिहा ही पड़ी है। फिर तो नाश्ता भी नहीं किया होगा। मैं ये कहते हुए सामने चारपाई पर बैठ गया तो वो संजीदगी से बोला, जाहिर है अभी तो हम बाहर वालों को निमटा कर आए हैं। क्या कहते हैं? मैंने संजीदगी से पूछा। तुझे पकड़ने आए हैं, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर? मैंने हैरत से पूछा। थोड़ा समझाया है, अभी जबानी कलामी। मान जाएं तो ठीक, वरना फिर अच्छी तरह समझा देंगे। उसने कहा ही था कि ताई अम्मा ने जिशान को नाश्ते के लिए आवाज़ दे दी। जिशान जल्दी से उठा और सब कुछ लाकर मेज पर धर दिया। हम नाश्ता करने लगे। मैंने रात वाली पूरी बात बता दी। उसमें नग्गो का नाम गोल कर गया। अली समझ गया था, इसलिए कोई जिक्र नहीं किया। यही बातें करते हुए हमने नाश्ता खत्म कर लिया। अली भाई, उन बाहर वालों का क्या करना है? अरसलान ने पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी जाते हैं उनके पास। चलो आओ चलें, फिर सुकून से बैठते हैं, वसीम ने उठते हुए कहा। तो हम सभी उठकर बाहर वाले कमरे में चले गए। पुलिस इंस्पेक्टर वहीं बैठा था। हमें देखते ही उठ खड़ा हुआ। तभी अली ने सुकून से कहा, यार तुम्हें समझाया भी है, फिर भी तुम अभी तक हो। जनाब, मुझे कॉल पर कॉल आ रही है, यही कहा जा रहा है कि असद को लेकर थाने आओ। अब मैं क्या करूं? उसने बेचारगी से कहा। देखो, तुम लोगों के पास कोई वारंट, कोई कागज है जिसकी बिना पर असद को पकड़ने आए हो? अगर है तो हम सब चलते हैं। अली ने फिर सुकून से कहा। इस दौरान वसीम फोन पर बात करने लगा था। जनाब, मैं क्या करूं, बस हुक्म है, उसने ढिठाई से कहा। नाश्ता किया है तुमने? अली ने एकदम से पूछा तो वो बोला, वो कोई बात नहीं है, इसको भेज दें हमारे साथ। वो तो नहीं जाएगा, लेकिन हम कुछ देर बाद खुद थाने आ जाएंगे, ये पूछने के लिए कि ताया जी का कातलों का क्या बना। कहाँ तक पहुंची आप लोगों की तफ्तीश? पहले बता दें, हमारे साथ मीडिया होगा। अली ने कहा तो इंस्पेक्टर चौंक गया। उसने हम सब की तरफ देखा और बोला, देखें, हमने असद को तो लेकर जाना है, आप ना करें ऐसा, ये कार्य सरकार में मुदाखलत है। इससे पहले कि हमारी तरफ से कोई जवाब मिलता, इंस्पेक्टर का फ़ोन बज उठा। वो कॉल रिसीव करके फ़ोन सुनने लगा। जिस तरह लम्हे आगे बढ़े उसका चेहरा हैरत ज़दा हो गया। वो आंखें फाड़े कभी अली को और कभी मुझे देख रहा था। कॉल बंद होते ही उसने धीमे से कहा, ओके सर, आप जब चाहें आ जाएं, मैं वहीं थाने में आपका इंतज़ार करूंगा। ओके, वक्त मिला तो आ जाएंगे। अली ने रूखे से अंदाज में कहा तो वो पलटकर बाहर निकलता चला गया। कुछ देर के बाद गली से पुलिस गायब हो गई। वहां मौजूद लोग भी धीरे धीरे चले गए। हम बाहर वाले कमरे से उठकर छत पर आ गए। अब सुना, क्या किया तुमने? वसीम ने मेरे बिस्तर पर लेटते हुए पूछा तो मैंने गांव आने से लेकर अब तक की सारी रुदात सुना दी। तो वो बोला, यार ये नगो, मतलब निगत बीबी तो काफी काम की खातून है, मगर तुम क्यों इतनी इज्जत और एहतराम से नाम ले रहे हो? अली ने उसकी पुश्त पर हाथ मारते हुए कहा। असद के लिए इज्जत और एहतराम वाली होगी, तभी मैं कह रहा हूँ। मैं समझा नहीं, उसने हैरत से पूछा। और यार, रूबी इसके साथ रही, हत्ता कि एक कमरा, एक बिस्तर पर सोते रहे, और ये
ब्रह्मचारी मजाल है उसे हाथ भी लगाया हो, जिस तरह उसे एहतराम देकर रखा उसे भी। वाकई कब बताया रूबी ने तुम्हें? अली ने पूछा। यही कोई 2 दिन पहले। मान लिया असद, तुम ग्रेट हो, वसीम ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो अली ने भरपूर कहकहा लगाते हुए पूछा। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये उससे बच कैसे गया, वो तो पूरी चुड़ैल है, बंदे को खा जाती है। पूछा था, बोली। तरस आ गया असद बच्चे पर। उस पर मेरी भी हंसी निकल गई। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातों के बाद अली ने इंतहाई संजीदगी से कहा, लो भाई अली, अब बहुत गौर से मेरी बात सुनो। खैर है, इतनी संजीदगी? मैंने हैरत से पूछा तो वो बोला, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। बोलें, मैंने कहा और मैं हमातन गोश हो गया। तुम्हें अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। खान रब नवाज कोई मामूली शय नहीं है। उसकी रसाई बड़े ऐवानों तक है, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। बाकी इस इलाके में और कोई नहीं है। हाँ, मगर उसके बहुत सारे मोहरे होंगे, वो तुम्हारी राह में आएंगे। ये कहकर वो सांस लेने के लिए रुका तो मैंने पूछा, मुझे यहीं क्यों रहना है? कोई खास वजह? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ रहकर इस पूरे इलाके को अपना ताबे करना है। तेरे हुक्म के बगैर समझो चिड़िया भी पर ना मारे। कोशिश करना हर काम खुद कर सको। बाकी हम हैं, फिक्र मत करना। ठीक हो गया, मैंने सारी बात समझते हुए कहा। जिंदगी एक बार मिलती है, इसकी हिफाजत करना, लेकिन कहीं भी समझौता मत करना। अली ने कहा तो वसीम बोला, और ना किसी पर भरोसा करना। ओके माय लॉर्ड, मैंने झुकते हुए कहा तो वो बोला, नहीं तो रूबी को भेज दूंगा तेरे पास। इस पर एक कह कहा बुलंद हुआ। कुछ देर बाद अली ने कहा, ले भाई असद, अब हम चलते हैं। ये क्या बात हुई, अभी आए और आज ही चल भी दिए? कुछ देर तो रहे ना मेरे पास, मैंने शिकवा भरे लहजे में कहा। नहीं, बहुत सारे काम हैं करने को, मुझे आना तो था तुम्हारे पास अफसोस करने। मेहमान फिर किसी वक्त बनूंगा। उसने कुछ इस तरह से कहा कि मैं मजीद कुछ ना कह सका। कुछ देर के बाद वो चले गए। मुझे लगा जैसे पुरसकून सन्नाटा छा गया हो। शाम होने को थी। मैं जब फ्रेश होकर नीचे सहन में आया, वहां सभी मौजूद थे। भाभियां अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। मैं उनके पास आकर बैठा तो अरसलान भाई ने अजनबी से लहजे में कहा, यार असद, तुम सोते रहे, थाने नहीं जाना था? पता नहीं अब क्या बनेगा। क्या बनेगा मतलब? मैंने तीखे लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस वापस क्यों चली गई है, लेकिन वो आएंगे जरूर। जब उन्होंने बुलाया था फिर क्यों नहीं गए तुम? यूं ही खामखा बात बढ़ जाएगी। बढ़ जाए, मैंने बेपरवाही से कहा तो उसी लम्हे ताई अम्मा बोली, अरसलान, जब तेरे बाप को कत्ल कर दिया तब कौन आया था तेरे पास? किसने इंसाफ दिया तुझे? क्या एफआईआर तक दर्ज करवा सके हो? बोलो। वो तो वो कहने लगा तो ताई अम्मा बोली, फिर तुम कौन होते हो इसे थाने जाने और ना जाने के बारे में कहने वाले? इसने तो तुम्हारे बाप के कातिलों को ढूंढ कर बदला ले लिया और तुम इसे मशवरा दे रहे हो। क्या चाहते हो तुम? जिन लोगों से इसने दुश्मनी बना ली है ना, वो बहुत ताकतवर हैं। उनके सामने इसकी जरा भी नहीं चलेगी। अब वो हमें चैन से नहीं रहने देंगे। वो। अरसलान ने कहना चाहा तो ताई अम्मा ने सख्ती से कहा, खामोश हो जा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुज़दिल हो सकते हो। वो लड़का जिसने तुम्हारे बाप का बदला ले लिया, उसे तुम डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो। बात बदला लेने या ना लेने की नहीं है अम्मा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने उकताहट से कहा तो ताई अम्मा तिनक कर बोली, तो समझाओ ना खुलकर, क्या कहना चाहते हो? ये यहाँ रहा तो दुश्मन आए दिन हमें तंग करेंगे। रोजाना पुलिस का छापा रहेगा, कब तक चलेगा ये सब? जब ये यहाँ नहीं था तब तुम्हारा बाप कत्ल हुआ था, यहाँ क्या कर लिया तुमने? ताई अम्मा ने सख्ती से कहा तो मैं सकून से बोला, भाई, क्या चाहते हो तुम? मुझे मेरे खानदान की हिफाजत चाहिए बस। उसने दो टोक लहजे में कहा तो बाबा बोले, ठीक है बेटा, हम चले जाते हैं यहाँ से। तुम पर अगर कोई सख्ती आए तो हमें आवाज दे लेना, हम पहुंच जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या कह दिया आपने? ये बात सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? जिशान ने तड़प कर कहा। फिर अरसलान की तरफ देखकर इंतहाई जज्बाती लहजे में बोला, भाई, अपनी बीवी लो और जाओ जहां जाना है। उन बंदों को असद ने नहीं, मैंने मारा था। जेल जाना है तो मुझे जाना है, मैं जाता हूँ थाने। मैं कबूल करूंगा कत्ल, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाकी रही खानदान की बात, वो हम संभाल लेंगे, जाओ तुम। जिशान ये कहते हुए रो पड़ा। मैं उठा और उसे गले लगाता हुआ बोला, नहीं भाई, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। जब तक मैं हूं ना, मैं देख लूंगा।
मैं मर गया तो फिर जो मर्जी करना। अरसलान को ये सब कहते हुए जरा शर्म नहीं आई। हम दो भाई अपने खानदान की हिफाजत नहीं कर सकते? शर्म आनी चाहिए हमें। जिशान ने रोहासा होते हुए कहा। अरे छोड़ो ये सब, वो भी आने वाले दिनों के अनजाने खौफ में मुब्तला है। अपने तई वो भी सच्चा है। खैर छोड़ो, अपनी बीवी से कहो मुझे चाय पिला दे, फिर मैं निकलूं कहीं। तू कह दे तेरी भी कुछ लगती है, जिशान ने गुस्से में कहा तो मुझे उस पर बड़ा ही प्यार आया। मैंने उसे गले से लगाया और अंदर कमरे में चला गया। वहां जाकर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, ओए बात सुन, अरसलान को नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। उसे इसी में गुम रहने दे और अपने आप अपने खानदान को संभाल। उसे उलझा रहने दे खेती बाड़ी में, मैं देख लूंगा सब। लेकिन उसे ऐसी बुज़दिलों वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसने शिकवा भरे लहजे में कहा, वो बुज़दिल नहीं है मेरे वीर, वो फ़िक्रमंद है। अपनों के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। मैंने समझाते हुए कहा, तो वो उकताहट से बोला, तो क्या हमें जीने का कोई हक नहीं? हमने किसी से कुछ नहीं कहा, तो कोई क्यों हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब करे? यार, फिर ये बहस लंबी हो जाएगी। हमारी पहली तरजीह अपने ख़ानदान को बचाना है और बस। मैंने कहा, हाँ तो ठीक है ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपने घर की रखवाली करूंगा, तुम देखो बाहर। मैं घर में हूँ, उसने हतमी लहजे में कहा तो मुझे अच्छा लगा। उसने अपनी जिम्मेदारी महसूस की थी। उसे भी अपने होने का एहसास हो गया था। हम इसी मौजू पर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इस दौरान भाभी हमें चाय दे गई। मैंने उसे समझाया और हौसला देता रहा। तभी अचानक मुझे ख्याल आया, जिशान भाई, तुम कोई मसरूफियत क्यों नहीं देख लेते? क्या करूं? अगर खेतों में जाता हूं तो यही अरसलान सोचेगा कि मैं उसकी जगह। नहीं, तुम ऐसा करो, कोई फैक्ट्री शुरू कर दो यहाँ। कोई अच्छा सा मवेशियों का फार्म बना लो। किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाओ और अगर चाहो तो बाहर किसी मुल्क में चले जाओ। जो तुम्हारा मन चाहे। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर सर उठाकर बोला, ये ज़रा थोड़ा सा सुकून हो जाए फिर सोचूंगा। तुम ऐसा करो, आज रात इधर उधर हो जाओ, हो सकता है पुलिस आ जाए। और इस पर मैंने ज्यादा बात नहीं की। मैं उसे इनकार भी नहीं करना चाहता था। सो कुछ देर उसके पास बैठकर उठ गया। बाहर शाम ढल गई थी। घर में जो तनाव आ गया था, बिलाशुबा उसकी वजह वो खौफ था जो आने वाले वक्त में हो सकता था। इस पर सभी मुतमईन थे कि हमने कत्ल का बदला ले लिया, लेकिन अब जो दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी, वो अभी ना अरसलान की समझ में आ रही थी और ना जीशान के। मैं अगर घर में रहता तो शायद कोई नई बहस छिड़ जाती। मैंने कुछ देर बाहर रहने का फैसला किया। मैंने जीप निकाली। जहन में यही था कि डेरे का एक चक्कर लगाकर घर वापस आता हूँ। सो डेरे की जानिब जाने का इरादा कर लिया। जीप घर से बाहर निकालकर मैंने नदीम को फ़ोन कर दिया। नदीम कहाँ हो? मैंने पूछा। घर हूँ, उसने बताया तो मैंने कहा, घर में क्या कर रहा है? आ डेरे पर चलते हैं। चल आजा, फिर मैं बताता हूँ, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। नदीम गली ही में खड़ा था। वो मेरे साथ बैठते हुए बोला, तुम्हारे फ़ोन आने से पहले नग्गो से बात कर रहा था। क्या कह रही थी? मैंने यूं ही पूछा तो वो बोला, बुला रही थी, कह रही थी कि एक बार चक्कर लगाओ। कोई ख़ास बात? मैंने संजीदगी से पूछा तो वो कांधे उचकाते हुए बोला, पता नहीं, बस ऐसे ही कहा था। कब चलें? मैंने पूछा। जब तेरा मन चाहे, उसने कांधे उचकाते हुए कहा। चल फिर अभी चलते हैं। मैंने जीप को ब्रेक लगाते हुए कहा। अरे अभी? यार वो हालात ऐसे हैं, अभी शायद। फ़ोन करके पूछ लो, मैंने संजीदगी से कहा तो उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और नंबर पुश करके फ़ोन कान से लगा लिया। उसने कोई 1 या 2 मिनट बात की होगी, फिर कॉल बंद करके फ़ोन जेब में डालते हुए बोला, चल, बुला रही है। ओके, मैंने कहा और जीप बढ़ा दी। ये इंसानी नफ्सियात है कि वो हमेशा जीतने वाले की तरफ होता है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान जब किसी पर जुल्म होता देखता है, तो उसका अंदर मजलूम के साथ होता है। बहुत कम लोग मजलूम का साथ देते हैं जो अंदर से सच्चे और खरे हों। ज्यादातर मजलूम का साथ नहीं देते, ये उनकी कमजोरी होती है, बुजदली या मफाद जो भी हो। जालिम बहुत कम तादाद में होते हैं, वो बुजदिल होते हैं और अपने अंदर का खौफ बाहर फैलाते हैं ताकि लोग उनसे डर जाएं। वो इसी खौफ का फायदा उठाते हैं। खान रब नवाज ने भी ऐसा ही खौफ फैलाया हुआ था और उस खौफ के फैलाने में कई मोहरे इलाके में सरगर्म थे। वही उसके दस्तो बाजू बने हुए थे, लेकिन इसके बरक्स कुछ मज़ाहमत भी कर रहे थे, जिसमें एक निगत बीबी उर्फ नग्गो भी थी। वो इलाके में काफ़ी हद तक असरअंदाज थी,
پھر اس نے جو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اس سے مجھے اس نے خرید لیا تھا۔ جس وقت ہم نگو کے گھر کے قریب پہنچے، اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شاید 12ویں کا چاند تھا جو ابھی نکل رہا تھا۔ تارکول والی سڑک سے اتر کر جب میں سولنگ پر آیا تو سامنے سفید گھر دکھائی دینے لگا۔ وہاں کافی روشنی ہو رہی تھی، پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ میں نے جیپ صحن میں جا کر کھڑی کی۔ وہ سامنے برآمدے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں بولی، بڑی جلدی کی ان قاتلوں کو مارنے میں ہوتی تو کئی دن تک رب نواز کا خون خشک کیے رکھتی۔ خون خشک۔ وہ تو اب میں ویسے ہی اس کا کروں گا۔ ہر آنے والا دن اس کی تباہی کا دن ہوگا۔ تم دیکھتی جانا، میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ رب کرے ایسا ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے سوچتے ہوئے طویل سانس لیا، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولی، لگتا ہے جو تو کہہ رہا ہے کر دکھائے گا۔ تیری جیسی ہمت والا ابھی تک اس علاقے میں دیکھا نہیں میں نے۔ ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں۔ تیرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ چاند چڑھے گا تو سارا جگ دیکھے گا۔ میں ختم یا وہ؟ بات تو ایک ہی ہے نا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، وقت ہی بتائے گا، اس نے ہلکی سی مسکان سے کہا، جس میں تھوڑی بہت بے بسی تھی۔ تمہارا شکریہ، تم نے میری مدد کی، میرا راستہ کم کر دیا، میں نے کہا تو فطری طور پر ممنونیت میرے لہجے میں اتر آئی۔ اس نے ترچھی نگاہ سے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، اب یہ شکریہ بازی شروع کر دی تم نے، کیا آگے نہیں چلنا؟ چلنا ہے، کیوں نہیں چلنا، ورنہ میں یہ شکریہ فون پر ہی اچھال دیتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیما سا ہنس دی، پھر پوچھا، کھانا کھاؤ گے؟ کھلا دو، ندیم نے جلدی سے کہا تو اس نے اونچی آواز میں کسی کو آواز دی، جس کے جواب میں ایک ملازم آ گیا۔ نگو نے ندیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے خاص مہمان ہیں، انہیں لے جاؤ اور جو کہتے ہیں ان کی خاطرداری کرو۔ یہ آج رات یہیں رہیں گے۔ آج رات؟ میں نے کہنا چاہا تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ندیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ملازم کے ساتھ چلا گیا تو نگو بولی، آؤ سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اٹھ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ وہ آگے آگے چلتی جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ گھر کے کمروں میں سے ہوتی ہوئی اندر والے صحن میں آ گئی۔ وہاں مختلف عمر کی کچھ خواتین اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔ شاید اس نے کسی کو اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ سامنے موجود چوڑی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے رہا۔ چھت پر جا کر کئی کمرے تھے۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کر دی تو کافی روشنی ہو گئی۔ سامنے خوبصورت اور جدید بیڈ پڑا تھا، دیوار کے ساتھ صوفے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے اے سی آن کر دیا۔ بیٹھو، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے جوتے اتارے اور پھیل کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جو بڑی ساری چادر لی ہوئی تھی وہ اتار کر ایک طرف رکھ دی اور پائنتی کی جانب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ایسے میں دروازہ بجا۔ آ جاؤ، اس نے ہنکارا بھرنے والے انداز میں کہا تو ایک لڑکی اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جو اس نے ہمارے درمیان میں رکھ دی۔ شراب کی بوتل، سوڈا، پانی، برف کے ساتھ کچھ نمکین تھا۔ باقی بھی جلدی سے لے آؤ، اس نے لڑکی سے کہا۔ جی اچھا، اس نے کہا اور پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی نگو نے 2 گلاس سیدھے کیے تو میں نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، میں نہیں پیتا۔ تو پھر جیتے کیسے ہو؟ اس نے حیرت سے کہا اور ہلکا سا کہا لگا دیا۔ دیکھ لو، میں نے تکیا سیدھا کر کے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا پیک بنانے کے بعد میرے گلاس میں صرف سوڈا ڈالا اور پھر برف کی ٹکڑیاں ڈال کر بولی، بات پتہ کیا ہے؟ عام زندگی ہو، عام ذہنی حالت، اس میں خاص باتیں نہیں ہو پاتی۔ میں تم سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو شاید میں نے آج تک کسی سے نہیں کی، اس لیے تھوڑا سہارا لے رہی ہوں۔ یہ پینے والوں کی بھی کیا عجیب منطق ہے، غم ہو تب بھی دکھ میں پیتے ہیں، خوشی ہو تو جشن مناتے ہوئے پیتے ہیں۔ پینی ہے تو پیو، اس میں کوئی دلیل یا منطق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے نرم سے لہجے میں کہا تو کھسیانی سی ہو کر ہنس دی، پھر گلاس میری طرف بڑھا کر بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، جب پینی ہے تو پھر دلیل کاہے کی؟ خیر، بات یہ ہے اسد، ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں وہ نہیں ملتا۔ جو مل رہا ہوتا ہے، نہ اسے ٹھیک طرح سے برت رہے ہوتے ہیں اور نہ مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میری زندگی۔ کیا تم مطمئن نہیں ہو؟ میں نے کہا اور سوڈے کا سپ لے لیا۔ اس نے فوری طور پر میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے گلاس سے 2 4 لمبے گھونٹ لیے، پھر ایک دم سے گلاس خالی کر کے لب صاف کیے،
सामने रखी निमकों से चंद दाने मुंह में डाले और उन्हें चबाते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैंने जब अपनी जिंदगी की सिमत का तयन किया तो बस कर लिया, उस पर चल रही हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वही लड़की अंदर आई। उसने ट्रे हमारे दरमियान रख दी। उसमें मुख्तलिफ तरह से बनाया गया गोश्त था। मैं समझ गया वो पूरा एहतमाम करके बैठी थी। तभी मैंने पूछा, तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम वापस अपनी जिंदगी में चली जाती, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रही, ऐसा ही है क्या? मैंने यही सुना है। ठीक सुना है, मैं तुम्हें बताती हूँ, उसने कहा और फिर एक नया पैक बनाकर चंद घूंट लिए और बोली, मैं और अनवर यूनिवर्सिटी में मिले थे। मतलब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ ना, ये कौन सा हैरानी वाली बात है? उसने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। ओके, मैंने जल्दी से कहा, हमारा एक ही शोबा था और जैसे क्लास फेलोज में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, हमारे दरमियान बढ़ी। हम एक दूसरे को चाहने लगे, हम यूनिवर्सिटी से इधर उधर मिलने लगे, यहाँ तक कि हमने शादी का फैसला कर लिया। मतलब सब ठीक ठाक था, मैंने लुकमा दिया। बिल्कुल। फिर हमारे दरमियान सईद नामी एक लड़का आ गया। वो यूनिवर्सिटी के एक तगड़े ग्रुप से ताल्लुक रखता था और मुझसे मोहब्बत का दावेदार था। उसने कई बार मेरा रास्ता रोका। मैंने अनवर को नहीं बताया, मैं सोचती थी कि कहीं बात ना बढ़ जाए। फिर एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे अच्छी तरह जलील किया और एक थप्पड़ भी जड़ दिया। बस वहीं से ये कहानी शुरू हुई। उसी ने ही? मैंने पूछना चाहा तो वो बात काटते हुए बोली, नहीं, हम यूनिवर्सिटी से आ गए, हमारे वालदैन के दरमियान शादी की बात चलने लगी। इस दौरान अनवर यहाँ से बलदियाती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ, जो किसी को पसंद नहीं था। यहाँ झगड़े भी हुए, अनवर जीत गया। उसके फौरन बाद हमारी शादी हुई और शादी से अगले दिन ही उसे कत्ल कर दिया गया। ओह! मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। अनवर का कोई भाई बहन नहीं था, सिर्फ वालदैन थे, यानी मेरे सास और ससुर। उसी दिन मैंने फैसला किया था, अनवर का बदला और अपने सास और ससुर की खिदमत। मैंने ये दोनों काम कर लिए हैं। अनवर के कातिलों को मारा और बेचारे सास ससुर रब को प्यारे हो गए। तो फिर अब ये खान रब नवाज? मैंने हैरत से पूछा। अनवर को उसी ने कत्ल करवाया था। उसका मुझे बहुत देर बाद पता चला। जब मेरे लिए मुश्किलात बढ़ीं, यह बंदा अपने इलाके में किसी को सर नहीं उठाने देता। यह बंदा नफसियाती मरीज है, उसने कहा तो मैं चौंक गया। मैंने होले से पूछा, नफसियाती मरीज? मैं समझा नहीं। खब्त है उसको। कोई उसके सामने सर उठा कर ना जिए। जो उसके मुताबिक नहीं चलता, उसे ख़त्म कर देता है। यही उसका खेल है और समझ लो यही उसका शौक, उसने नफरत से कहा। वो अब तक 3 पैग लगा चुकी थी, जिसके असरात दिखाई देने लगे थे। उसकी आंखें तो खुमार आलूद हो ही गई थीं, उसके गालों का रंग भी सुर्ख हो गया था। वो मेरे सामने तन कर बैठी हुई थी, उसका आंचल बेड के कोने पर पड़ा हुआ था। नहीं नगो, अब उसका खब्त मैं दूर कर दूंगा। देखना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। मैंने नफरत से कहा, क्या करोगे? उसने पूछा तो मैं बोला, मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं दुश्मन को मार देने का कायल नहीं हूँ, मैं उसे जिंदा रखता हूँ। फिर वो अपने मरने की दुआएं करता है। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखती रही। फिर थके हुए लहजे में बोली, मैं भी शुरू शुरू में ऐसे ही ख्यालात रखती थी। मैंने रब नवाज को बहुत नुकसान पहुंचाया, मैंने खुद को भी बचाया, उस पर भी खौफ रखा, लेकिन अब उसे ख़त्म कर देना चाहती हूँ। उसे मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर वो उठी और बेड की दराज से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट निकाला, उसे जलाया और धुआं फिजा में छोड़ दिया। वो मेरे सामने खुलती जा रही थी। वो खामोश बैठी धुआं उड़ाती रही। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर वही लड़की अंदर आ गई। कुछ मजीद चाहिए? उसने मिनमिनाते हुए पूछा। नहीं, उठा लो सब कुछ, उसने कहा। खाना लाऊं? उसने पूछा तो नग्गो ने मेरी तरफ देख कर इशारा किया। नहीं, बहुत कुछ खा लिया, अब तलब नहीं रही, मैंने कहा और उसे उठाने का इशारा कर दिया। वो सब कुछ समेट कर चली गई। वो सिगरेट खत्म कर चुकी थी। उसने लाइट ऑफ की और बिल्कुल मेरे करीब आकर लेट गई। मैं समझ रहा था कि वो नशे में है और अब ऊट पटांग हरकतें करेगी, लेकिन मैं लेटा रहा तो बिल्कुल मेरे करीब होकर अपने बाजू से मुझे समेट लिया। उसका धड़कता हुआ दिल मुझे सुनाई दे रहा था। वो कुछ देर तक मेरे साथ लिपटी रही। मुझे उसके बदन से ऐसी कच्ची सी महक आई, जैसे मिट्टी पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो एक खुशगवार महक उभरती है। ऐसी कच्ची महक जो मदहोश कर देने वाली हो।
उसका बदन नरम नहीं था, वो एक ही रात में सारी हदें फलांग लेने के लिए बेताब थी। मुझे लगा जैसे वो जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर भी मफ्तू होना चाहती है। रात के पिछले पहर मैं और नदीम जब नग्गो के हाथ से निकले तो चांदनी फैली हुई थी। मैं वापसी पर सोच रहा था कि अब अगर इलाके में रहना है तो पूरे होशो हवास से रहना होगा, वरना दुश्मन कहीं भी वार कर सकता है। नगु मफ्तू क्या हुई, उसने बहुत सारी ऐसी बातें मुझे बता दी थी जिसने मुझे हिला कर रख दिया था। वो कहते हैं ना, कभी कभी आगाही भी खौफ का सबब बन जाती है। बिल्कुल ऐसी ही मेरी कैफियत थी। इसका मुझे पहले अंदाजा नहीं था। नदीम ने कुछ ज्यादा ही पी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह होश में नहीं था। वो आंखें बंद किए सीट पर टेक लगा कर पड़ा था। मैं गांव में दाखिल हुआ तो सन्नाटा था। मैं नदीम को उसके घर के सामने उतार कर अपने घर आ गया। गेट मुलाजिम ने खोला था जो बाहर वाले कमरे में लेटा हुआ था। जीप खड़ी करके मैं सहन में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने घर की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया था। कोई भी दुश्मन किसी भी वक्त मेरे घर पर हल्ला बोल सकता था। इस वक्त मेरी नींद ही मेरी आंखों से उड़ गई। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचने लगा, अब मुझे क्या करना है।